दोपहर के 2 बज चुके हैं। मैं हूं संजय राजन। देश में आज दूसरे चरण के मतदान को लेकर सियासी संग्राम अपने चरम पर है। जाहिर सी बात है, हर एक नागरिक इस दिन का इंतजार करता है जब उसे मतदान का करने का मौका मिले। 47 दिनों तक चलने वाले लोकतंत्र के महापर्व का आज दूसरा चरण है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग का दौर जारी है। दूसरे चरण का रण बीजेपी के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जिसकी गवाही पिछली लोकसभा यानी 2019 के आंकड़े देते हैं। 88 में से बीजेपी को 50 तो वहीं बीजेपी के सहयोगियों को 8+ सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को 21 और अन्य खाते में 9 सीटें गई थीं। इस बार समीकरण बदले और चुनावी मुद्दे भी बदले हैं। अब इसका असर वोटर पर कितना होगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल जो भी हो, वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में सबसे पहले मैं प्राइम टीवी की ओर से जनता से ये अपील करता हूं कि वो घर से निकले और अपने नागरिक होने के अधिकार का पूरी तरह से इस्तेमाल करें, क्योंकि नागरिक की परिभाषा ही ये होती है जिसे मताधिकार हासिल होता है। ऐसे में हर एक इंसान को ये फ़क्र होना चाहिए कि वो हर एक 5 साल के लिए अपनी सरकार को चुनता है। तस्वीरें बहुत अच्छी लगती हैं लोकतंत्र के महापर्व की। लोग लाइन में लगे हैं, कतारों में लगे हैं। हालांकि ये कहा जा सकता है कि तपिश भी बहुत ज़्यादा है, तापमान भी बहुत ज़्यादा है, बावजूद इसके लोग घरों से निकल रहे हैं। तस्वीरें दिख रही हैं, लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि मैं असंतुष्ट हूँ जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक देखने को मिले हैं। अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की, तो मथुरा में करीब 33%, मेरठ में करीब 38%, अमरोहा में 41%, बागपत में करीब 32%, अलीगढ़ में करीब 35%, गाजियाबाद में 36%, गौतम बुद्ध नगर में 36%, बुलंदशहर में 35% और यूपी में औसतम वोटिंग की बात की जाए तो 35.75% ही मतदान हुआ है। यानी ऐसा लगता है कि पहले चरण के रुझानों की तरह ही दूसरे चरण में भी मतदान का प्रतिशत रहने वाला है। जाहिर सी बात है, जब हम बात कर रहे हैं चुनाव की, तो निश्चित तौर पर एक लंबी प्रक्रिया पर हमने चर्चा की है अपने हर एक डिबेट में कि किस तरह से मंच से पहले चरण के बाद अचानक चुनावी मुद्दा पूरी तरह से बदल गया। अब देखिए, सबसे पहले बात कर ले दिग्गजों की, तो जाहिर सी बात है, अगर पूरे देश की बात कर ली जाए तो राहुल गांधी वायनाड से हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एनी राजा, एनडीए के सुदर्शन इनको टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम से हैं, इनकी भी किस्मत दांव पे लगी हुई है। बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर और लेफ्ट से पनियन रविंद्रम। नवनीत राणा की बात कर ली जाए, ये भी वो चेहरे हैं जो चर्चित चेहरे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती से ये चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने यहाँ बानखेड़े को टिकट दिया है, कांग्रेस से प्रहलाद गुंजन। जाहिर सी बात है, राजस्थान की बात कर ली जाए, ओम बिरला, महेश शर्मा अपने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से चुनावी मैदान में हैं, इनकी भी किस्मत दांव पर है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के महेंद्र सिंह नागर और बीएसपी के राजेंद्र सिंह सोलंकी इनको टक्कर दे रहे हैं। हेमा मालिनी की बात कैसे छोड़ी जा सकती है? जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान वो खेतों में गेहूं की बालियां काटती नजर आई थी, हालांकि उनको लेकर के थोड़ी सी नाराज़गी है लोगों में कि वो उनके बीच में नहीं रहती हैं। और जाहिर सी बात है, यहाँ प्रवासी और अप्रवासी मुद्दे को लेकर के चुनाव चल रहा है। अरुण गोविल यूपी के मेरठ से हैं। राम नाम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल से को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। सपा के सुनीता वर्मा इनको टक्कर दे रही हैं। प्रहलाद जोशी की बात कर ली जाए, ये भी चर्चित चेहरे हैं, कर्नाटक के धारवाड़ से ये चुनाव मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात कर ली जाए, तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन ने 8 सीटों में से 4-4 पर बंटवारा किया है, यानी 4 पर समाजवादी पार्टी। बात कर ली जाए मेरठ की, बागपत की, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ की, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन की ओर से है। जबकि कांग्रेस की बात कर ली जाए तो गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा और अमरोहा, ये 4 सीटें कांग्रेस के खाते में है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की बात कर ली जाए तो यूपी की इन 8 सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, जबकि 1 सीट पर बागपत पर आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल, जो उनके साथ चुनाव के पहले ही जुड़े हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ के जयंत चौधरी ने एनडीए का दामन थामा था और अब एनडीए का झंडा बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 1 सीट पर आरएलडी लड़ रही है, वो भी बागपत से। कुल मिलाकर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। हालांकि निश्चित तौर पर ऐसे मौके पर मैं चाहूँगा कि जो अलग अलग दूसरे चरण के प्रचार के दौरान बयान दिए गए थे कुछ नेताओं के, वो भी मैं आपको सुनवा दूं। जब तक हमारे जो मेहमान हैं वो हमसे जुड़ेंगे,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत में जनसभा करते हैं। वहां बोलते हैं, कांग्रेस का कहना है सरिया कानून लागू करेंगे, इसका मतलब है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के लिए खतरा पैदा करना चाहता है। वे कांग्रेस तालिबानी शासन लागू करना चाहती है। कांग्रेस के जो नुमाइंदे होंगे उनसे हम जवाब लेंगे इन मुद्दों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ आते हैं, 3 तलाक, हज कोटा बढ़ाने जैसे मुद्दा उठाया। हालांकि राजस्थान के मंच पर पहुंचकर पीएम मोदी के सुर बदल गए। उन्होंने अकलियतों को लेकर क्या कुछ कहा, इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बात की जाए, दूसरे चरण के प्रचार करने के लिए वो भी यहां गई। उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी, सपा तीनों से मतदाताओं को आगाह किया, भरोसा दिया पश्चिम यूपी को अलग राज्य बनाया जाएगा। यह भी मुद्दा यहां पर चर्चा में है जो लोगों से मेरी बातचीत हुई। अखिलेश यादव अलीगढ़ आते हैं, अलीगढ़ वासियों से कहते हैं कि एक ऐसा ताला बनाओ जिससे गलत मंसूबों पर हमेशा हमेशा के लिए हम सब मिलकर ताला लगा सकें। अन्य मुद्दों की बात की जाए, मंगलसूत्र, सैम पत्रोदा का बयान, विरासत टैक्स, राम मंदिर, हनुमान चालीसा, SC/ST आरक्षण को कम करके अकलियतों को ज़्यादा आरक्षण दिया जाना, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर इशारा करते हुए नजर आए। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर और खास करके वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर के दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी कोशिश की गई। हालांकि ये बात अलग है कि कांग्रेस के भी अलग अलग मंच से जो बयान आए वो भी कहीं ना कहीं घोषणा पत्र से इतर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों की आलोचना समालोचना के इर्द गिर्द ही सिमटता हुआ नजर आया। दूसरे चरण का मतदान जारी है। वोट परसेंटेज मैंने बताया आपको, मतदान का प्रतिशत अभी भी कम है। और मैं बार बार ये कोशिश कर रहा हूँ, प्राइम टीवी के जरिए बार बार ये अपील करता हूँ जनता से कि चाहे लाख धूप हो, चाहे तापमान जितना ज़्यादा हो, लेकिन घरों से निकलें और अपने नागरिक होने का हक अदा करें, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व में आपकी भागीदारी काफ़ी अहमियत रखती है। विचारधारा चाहे जो हो आपका, चाहे आप इंडिया गठबंधन के साथ हों या NDA के साथ हों, मतदान जरूर करें, जिससे कम से कम ये कहने का मौका नहीं रहे आपको, या आपके लिए ये अफसोस का मौका न रहे कि आपके न चाहते हुए भी दूसरी कोई सरकार केंद्र की सत्ता पर बैठ गई। जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं किस तरह से लोग मतदान कर रहे हैं। मैं चाहूँगा अपने सहयोगियों से कि अलग अलग जगहों की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करें, जिससे कि प्राइम टीवी के जरिए हम दिखा सकें कि अलग अलग 8 जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर किस तरह से मतदान चल रहा है या क्या वहाँ पर ट्रेंड है। लोकतंत्र का ऐसा पर्व होता है जहां हर कोई इंतज़ार करता है अपने मताधिकार का। हालांकि मैंने अक्सर देखा है अपने 22 साल की पत्रकारिता में, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा चुनावों को कवर करने का मुझको मौका मिला, लेकिन जो सो कॉल एलिटिस्ट क्लास है या विशिष्ट वर्ग जिसको कहते हैं या बुद्धिजीवी वर्ग है, उनको हमने देखा है कि वो घरों और कमरों में बैठ करके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मतदान करने के लिए वो कम ही निकलते हैं। भारतीय लोकतंत्र पर पूरे विश्व की नज़र होती है। अगर मतदान प्रतिशत 80 से ज़्यादा जाता है, 80% से ज़्यादा जाता है, तो हम कहेंगे कि हाँ वाकई यहाँ की जनता ने अपने मनपसंद की सरकार चुनने की कवायद की है। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। पहले चरण के मतदान में पूरे देश में 7 से 9% मतदान कम हुआ था। चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है इस बार कि लोगों को घरों से निकाला जाए, लेकिन कई जगहों पर जिस तरह से लोगों ने स्थानीय मुद्दों को लेकर के वोटों का बहिष्कार किया है, ये भी निश्चित तौर पर एक सोचने का विषय है। हालांकि वहाँ पर शासन प्रशासन के लोग पहुँचे हैं। इक्के दुक्के घटनाएं ऐसी भी नज़र आई हैं जहाँ EVM खराब होने की सूचना मिली। कुछ जगहों पर छिटपुट आपस में विवाद के हालात भी देखने को मिले, लेकिन कुल मिलाकर अभी मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, क्योंकि सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता है। हर तरह की कोशिश की जा रही है कि हर राज्य में शांतिपूर्ण मतदान हो। सबसे पहले हम बात कर लें कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां 2019 में
बीजेपी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। असम में 5 सीटों पर मतदान हो रहा है, 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, एक पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। बिहार की बात कर ली जाए, यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें 4 जेडीयू, एक कांग्रेस के खाते में गई थी। छत्तीसगढ़ के 3 जहाँ लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, ये तीनों की तीनों भारतीय जनता पार्टी के कोटे में गई थी। कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों पर जो मतदान हो रहा है, उसमें से 11 पर भारतीय जनता पार्टी और एक पर कांग्रेस 2019 में जीती थी। केरल की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को शानदार सफलता मिली थी, 14 सीटें कांग्रेस यहाँ जीतने में कामयाब हुई थी। मध्य प्रदेश के 6 में से 6 सीटें बीजेपी के कोटे में गई। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो 8 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है, जिसमें से 3 बीजेपी, 4 शिवसेना और एक अदर्श को हासिल हुआ था। मणिपुर की 1 लोकसभा सीट पर जो चुनाव हो रहा है, त्रिपुरा में 1 लोकसभा सीट पर जो चुनाव हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी। जम्मू कश्मीर में अभी पहली बार ये लोकसभा का चुनाव यहाँ पर हो रहा है, उस पर देखने वाली बात होगी। राजस्थान के 13 में से 13 सीटें जहाँ 2019 में बीजेपी को सफलता मिली थी, उन्हीं 13 सीटों पर इस द्वितीय चरण में भी मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, जो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, 8 सीटों में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एक बीएसपी के खाते में आई। वो भी अब बीएसपी के जो सांसद हैं वो कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं अमरोहा से। पश्चिम बंगाल की 3 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई। तो निश्चित तौर पर कहा जाएगा, निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा। चलिए अब हम अपने चर्चा पर बढ़ें। ये जानकारियां तो अब तक की अपडेट थी जो आपके सामने हम लेकर के आए। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें, उसके पहले मैं मेहमानों का स्वागत कर लूं। सचिन रावत जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, इनके लिए काफ़ी चुनौतियां हैं दूसरे चरणों में। शिव सिंह भारती जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। इनको अपने 2019 का जो परिणाम था उसे दोहराने या उसमें इजाफा करने की चुनौती है। अजीत यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजीत यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप जो हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे और प्रखर श्रीवास्तव जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं शिव सिंह भारती जी के पास। दूसरे चरण का मतदान जारी है, हालांकि मत प्रतिशत अभी भी मन मुताबिक नहीं है। शिव जी, कितनी बड़ी चुनौती नजर आ रही है? जी, आवाज आ रही है? निश्चित रूप से मानिए कि द्वितीय चरण का चुनाव प्रथम चरण में जिस तरह से मतदान हुआ था, द्वितीय चरण में मुझे लगता है कि जब तक शाम होगी, दूसरा पक्ष चालू होगा, हम्म। तब तक परिणाम और अच्छा आएगा, मतदान की स्थिति बदलेगी। और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में मतदाताओं में एक उत्साह है जो देखने को मिलता है। जब हम ग्राउंड में जा रहे हैं तो मतदाताओं में गजब का उत्साह है और वे निकल भी रहे हैं, मतदान भी कर रहे हैं हम्म। और आने वाले परिणाम भी बहुत सकारात्मक होंगे। मैं द्वितीय चरण का जो भी मुझे लगता है कि जो लोग आपने भी अपील की है, बहुत सुंदर अपील आपने भी की। मेरी भी अपील यही है कि सभी लोग वोट डालने, कम से कम मतदान अपना जो है वह राष्ट्र हित में जरूर करें, हम्म। जिससे कि परिणाम और सुदृढ़ आ सके। जी शिव जी, लेकिन निश्चित तौर पर मैं देख रहा हूं कि 1 बजे तक 35.75 औसतन फीसदी मतदान है। कम मतदान तो हो ही रहा है पिछले बार की तुलना में। हमें लगता है कि प्रथम चरण की तरह ही ये ट्रेंड देखने को मिलेगा क्या? आप लोगों से तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की थी कि एक एक कार्यकर्ता 10 मतदाताओं को साथ लेकर जाए। वो कार्यक्रम चल रहा है, मुहिम जारी है आज? जी बिल्कुल, मुहिम जारी है। बूथ पर हमारा जो कार्यकर्ता है वो लगा हुआ है। इसके साथ ही हमारा जो पन्ना प्रमुख है, इसमें हमने एक जो वोटर सूची है उसमें एक पन्ने का एक पन्ना प्रमुख बनाया है। वह भी पन्ना प्रमुख को अपना अपने पन्ने में जितने मतदाता है उनसे संपर्क करके उनको वोट निकालने का प्रयास कर रहा है। और निश्चित रूप से अभी जब सेकंड चरण चालू हो गया होगा, अभी चूंकि हाफ टाइम बीच में थोड़ा सा गर्मी का भी एक अलग ही प्रकोप है, उस प्रकोप को थोड़ा सा भी शांति होगी तो मुझे लगता है दूसरा जो टर्न होगा उसमें अच्छी वोटिंग होगी। जी सचिन जी, भाई जो वोटिंग ट्रेंड नज़र आ रहा है, हालांकि इंडिया गठबंधन 4-4 सीटों पर लड़ रही है चुनाव, आप लोगों के पास जवाबदेही और जिम्मेवारी तो 8 सीटों की है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या आप हो। क्या लग रहा है, जनता को रुझान किस ओर है?
देखिए संजय जी, जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ उससे स्थिति स्पष्ट हो गई है कि अब जनता इनके बहकावे में, इनके बरगलाने में, इनके झूठ में नहीं आने वाली है। क्योंकि जो प्रथम चरण का चुनाव था उसमें वोट परसेंटेज कम रहा और दूसरे चरण के चुनाव में सेम यही कंडीशन आ रही है। क्योंकि कई जो एजेंसियों का भी दावा है, कई लोगों का दावा है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका भी दावा है कि जब वोट परसेंटेज कम हुआ, ऐसे ही वोट परसेंटेज 2004 में कम हुआ था जब इंडियन साइनिंग का नारा चल रहा था, पूरा मीडिया जगत अटल बिहारी वाजपेयी जी का था और हर तरफ अटल बिहारी वाजपेयी की धूम मचा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन क्या हुआ, वोट परसेंटेज कम हुआ, हम लोगों की सरकार बन गई। वही तर्ज पे ये चुनाव हो रहा है। जो अंडर करंट की बात श्री राहुल गांधी जी ने की थी वो अंडर करंट चल रहा है ग्राउंड पे। मैं अभी लखीमपुर था, सीतापुर था और भी जिलों का दौरा मैं जब कर रहा था तो मुझे स्थिति स्पष्ट ये आई कि अब जो जनता है वो इनके बहकावे में, इनके बरगलाने में, क्योंकि बड़े बड़े दावे हुए, बड़े बड़े बातें हुई। मोदी जी का आपने देखा पूरा ट्रेंड बदल गया प्रथम चरण के चुनाव में। पहले चरण में मोदी जी कुछ और बयान देते थे, कुछ और भाषण देते थे, इनके नेता कुछ और भाषण देते थे। दूसरे चरण के चुनाव के ठीक पहले ये लोग पोलराइजेशन करने की कोशिश इन्होंने की, मंगलसूत्र पे आ गए, मछली मटन पर आ गए, मुर्गे पे आ गए। तो ये जो ट्रेंड है इससे स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि प्रधानमंत्री जी को बताने वाले जो भी बातें थी वो खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने किया तो कुछ नहीं। जब हम लोग रोजगार की बात करते हैं, जब हम लोग महंगाई की बात करते हैं, उस पर ये लोग फेल हो जाते हैं। क्योंकि अब इनके सांसद किस मुंह से जा रहे हैं वोट मांगने, ये भी देखने का विषय होगा। क्योंकि इनके सांसदों ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हर गांव में एक एक डेवलपमेंट के लिए पार्क रहेगा। तो ये जितनी भी योजनाएं थी, जितनी भी ये जो कल्पनाएं थी इनकी, अब वो धरातल पर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। क्योंकि अब जो है वो ट्रेंड बदल चुका है। ये सोच रहे थे कि जनता राम नाम के उस पे वोट दे देगी, ये जनता पोलराइजेशन के उस पे वोट देगी। अब जनता, देखिए जनता जो हमारे यहाँ की है बहुत ही समझदार है। आप उसको कितना भी ट्रेंड में फंसाने की कोशिश करें वो नहीं फंस सकती है। अब वो जवाबदेही तो तय आपकी होनी चाहिए। वो जवाबदेही के रूप में अब जो मतदान हो रहा है वो मतदान में अंडर करंट चल रहा है। जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो इंडिया अलायंस के फेवर में होंगे। चलिए, आप लोग राहत ले रहे हैं कि मतदान कम हो रहा है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। चलिए, मैं अजीत यादव जी को जोड़ लूँ, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सचिन जी आपके सहयोगी हैं। भाई, आप लोग भी ये कोशिश तो करेंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता घर से बाहर निकले, या सुकून की सांस लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को कम मतदान से नुकसान हो रहा है? अजीत जी, कम से कम इस मंच से थोड़ा अपील तो कर दें। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तो ट्वीट किया है। भाई, हम कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान जी मतदाताओं से। अभी भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि मतदाताओं में इतना जबरदस्त उत्साह है, इतना उत्साह देखने को मिल रहा है, इसीलिए वोट परसेंटेज कम हो जा रहा है। लेकिन हम अपील करते हैं, देश के एक एक वोटर, एक एक मतदाता घरों से अपने अधिकार, अपने हक और हुकूक के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए देश हित में वोट जरूर करें। और वोट करना इसलिए जरूरी है कि यह ही जो संविधान में सबसे बड़ा अधिकार मिला हुआ है, वोट का एक वोट जो है जो बहुत महत्वपूर्ण है हर नागरिक का, वो अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा तो उससे देश में जो बदलाव की स्थिति बनी हुई है उससे देश में निश्चित रूप से बदलाव होगा। तो सभी मतदाताओं से अपील है कि वोट जरूर करें। आज दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है, पहले चरण में वोट परसेंटेज निश्चित रूप से कम हुआ, यह जो है अच्छी बात नहीं है। जब हम 18वीं लोकसभा के चुनाव में इस समय जा रहे हैं, लोकतंत्र का जो पर्व है चल रहा है, चुनाव हो रहा है, टेम्परेचर इतना ज्यादा है गर्मी का, इस समय हम आजमगढ़ में हैं और 46 डिग्री टेम्परेचर इस समय गाड़ी का है। तो इतने टेम्परेचर में दोपहर में निश्चित रूप से मतदाता कुछ कम निकलेंगे, लेकिन हमें लगता है कि सेकंड फेज में, सेकंड टाइम में निश्चित रूप से ज्यादा मतदाता निकलेंगे और वोट परसेंटेज बढ़ेगा। रही बात
हम लोग इस बार जो अंडर करंट की बात हमारे साथी कर रहे थे, इस बार हम पहले से ही कहते रहे हैं कि इस बार लगता है कि मोदी जी 400 जाएंगे हार, और हार निश्चित है। इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। हम लोग तमाम डिबेट में जा रहे हैं, तो इस समय भाजपा के प्रवक्ता जितने भी हैं वो साथी ये कहते फिरते हैं कि हमने तो विकास कुछ किया नहीं, तो बताएं क्या। ये किस तरीके से गैस सिलेंडर का दाम पहले 400 450 था, गैस सिलेंडर का दाम इन लोगों ने 1200 रुपए तक ले गए। जब चुनाव आ गया तो इन्होंने गैस सिलेंडर का दाम 200 रुपए कम कर दिया। डीजल पेट्रोल का दाम जो है 50 रुपए 60 रुपए था, उसको लेकर के 100 ऊपर 100 पहुंचा दिया इन लोगों ने। खाने के तेल का दाम जो 70-80 रुपए था, 150 200 रुपए में बिक रहा है। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि महंगाई, हाँ जी, आज भी अरहर की दाल जो है 150 के ऊपर ही बिक रही है, 180 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। तो महंगाई, मसालों का दाम इस तरीके से बढ़ गया कि भाई हर मसाले का दाम तो कोई जान नहीं सकता, तो मसालों का दाम इस तरीके तो से आपका बढ़ ये गया मानना है कि लोगों महंगाई इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। महंगाई ही मुद्दा नहीं है। जो पेपर लीक उत्तर प्रदेश में 11 पेपर लीक हो चुका है उत्तर प्रदेश में। योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कहते हैं कि कोई पेपर लीक कराएगा तो उसको बर्बाद कर दिया जाएगा। इसके बाद भी कोई भय नहीं है। जो पेपर माफिया है, पेपर लीक कराने वाले, लगातार पेपर लीक करा रहे हैं। चलिए, आप लोगों ने तो घोषणा पत्र में कहा है ना कि पेपर लीक पे रोक लगाएंगे। हाँ। उत्तर प्रदेश में ARO की परीक्षा लीक हो गई, सरकार मानने को तैयार नहीं थी। ये तो धन बनाइए कि प्रतियोगी छात्र जो है लगातार लोक सेवा आयोग के गेट पर आंदोलन करते रहे, लाठी खाते रहे। और पुलिस भर्ती की स्थिति आपने देखा कि बेरोजगारी इस तरीके से है, 50 लाख लोगों ने परीक्षा दिया और पेपर जो है रद्द करना पड़ा, आउट हो गया। नकल माफिया इस तरीके से सक्रिय हो गए उत्तर प्रदेश में। अरे मेरी बात अब सुन लीजिए, जल्दी भाषण नहीं, संक्षेप में अपनी बातें रखिए। और पिछड़ों को किस तरीके से पीट करके मार हाँ, ठीक है, ये सब मुद्दे मैं समझ गया। इसको 2 लाइन में बोला जा सकता है, महंगाई और बेरोजगारी के लोगों को बैठा दिया। ठीक है अजीत जी, अभी आते हैं आपके पास आते हैं। अल्पसंख्यकों के साथ अवहेलना कर ये रहे डिबेट हैं। है, ये भाषण का मंच नहीं है। अजीत जी, संक्षेप में अपनी बातें रखिए, जैसे सचिन जी ने रखा था। प्रखर भाई, दूसरे चरण में चुनौतियां बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने 2019 के परिणाम को दोहराना है। आप लोग जो ये दावा कर रहे हैं कि 150 के नीचे रहेंगे मोदी जी और उनकी टीम, तो भाई चुनौतियां तो आपके सामने भी है। जी प्रखर, आवाज आ रही है? संभवतः प्रखर से संपर्क नहीं हो जाता है। इस बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप जी भी हमारे साथ जुड़ गए स्टूडियो में। दिलीप जी, दूसरे चरण में भी ऐसा लग रहा है कि जो वोटिंग ट्रेंड है वो प्रथम चरण के इर्द गिर्द ही रहने वाला है। जी। जो हम लोगों का अनुभव बताता है वो 60 से 65% के आसपास ये मतदान रहने वाला है जी। क्योंकि अब तो बिल्कुल दोपहर का वक्त है, तो काफ़ी धीमी गति हो गई होगी। एक बार 3 बजे के बाद संभवतः फिर इसमें तेजी आए, लेकिन 60 से 65% से ज़्यादा नहीं रहेगा, ये मेरा अनुभव कहता है। जी। तो मतदान ये कम हो रहा है। जी। सबके अलग अलग दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ कहेगी, कांग्रेस कुछ कहेगी जी, लेकिन हकीकत तो ये नज़र आता है ना कि आप इतने लंबे 47 दिनों का आपने मतदान की प्रक्रिया कर दी। तापमान 45 से आने वाले दिनों में बुंदेलखंड में चुनाव होना है, वहाँ क्या तापमान रहने वाला है। तो क्या ये सोच विचार करके कोई नीति निर्धारित नहीं होती है क्या? जनता से आप कहोगे, जनता से अपील करो, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी है, लोग निकल रहे हैं घर से, हम उनको दाद देते हैं और निश्चित तौर पर ये अपील भी करेंगे कि लोग घरों से निकलें। लेकिन ये तो सोचना पड़ेगा ना पूरी व्यवस्था को कि हम किस तरह से जनता को कतार में खड़ा करना चाहते हैं। देखिए, जो है जो दौर चल रहा है वो दौर बहुत ही घातक है इस देश के लिए, पूरे समाज के लिए, गरीबों के लिए। इसके अलावा जो है किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं वो बहुत ही घातक है। और मैं भी अपील करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि आप सभी निकलें और एक वोट करें, और एक वोट से जो है ये देश बदल जाएगा। चाहे वो सत्ता के साथ जाए या चाहे विपक्ष के जाए, लेकिन निकले जरूर। नहीं निकलेंगे तो जो है आप उत्तर कोरिया के तरफ जो तानाशाही है उस तरफ जो है अग्रसर हो रहे हैं।
इस चीज से हम आगाह करना चाहते हैं जनता को कि अगर आप जितने ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, वोट करेंगे, उसी में सही परिणाम आएगा। और नहीं तो जो 400 पार का नारा है वो पूरी तरह से उत्तर कोरिया की तरफ ले जाएगा। तो आप बोल रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं, जो यूट्यूबर हैं, दिलीप जी आपकी नाराजगी कुछ ज्यादा ही नजर नहीं, आ रही है नाराजगी भाई। नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूं। कोरिया से भारतीय लोकतंत्र की तुलना उचित नहीं है। नहीं, उचित नहीं है, लेकिन हम उसी तरफ अग्रसर हो रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। नहीं, भारतीय लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है। सचिन जी यहाँ बैठे हैं, इंदिरा गांधी की तानाशाही को भी भारतीय लोकतंत्र ने बर्दाश्त नहीं किया। तो ये कहना थोड़ा ये होगा। निश्चित तौर पर मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से मुद्दों का भटकाव हुआ, जी जी, एक बेहतर होता। घोषणा पत्र सबका था, सचिन जी का कांग्रेस का न्याय पत्र आया था, जी जी, मोदी की गारंटी संकल्प पत्र आया था, उस पर हमने चर्चा किया, पढ़ा भी। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जन सरोकार से जुड़ी हुई थी। समाजवादी पार्टी मेरा अधिकार पत्र आया, जी, तो ये सब बेहतरी की ओर जा रहा था। जी जी। लेकिन दूसरे चरण के अचानक मुद्दा ऐसा डाइवर्ट हुआ कि भाई मंगलसूत्र छीनेंगे, कौन छीनेगा, कौन किसको देगा, SC ST आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, मुसलमानों को जैसे हम बिल्कुल पूरा वो दे देंगे, वो भारतीय है ही नहीं। जी जी, तो एक तरह से ये जो दुराव की स्थिति आई, अलग अलग सरिया कानून आया तो तालिबानी शासन लागू हो जाएगा भारत में। आज़ाद भारत में जब तक तो नहीं तालिबानी शासन हमको देखने को मिला। तो ये सब मुद्दे अचानक आने का मतलब क्या है और इसका कितना असर दूसरे चरण के इस मतदान में दिख रहा है? दरअसल क्या हुआ कि जो है, पिछले बार मैं डिबेट में आपके साथ बैठा था, मैं यही बात कहा था कि 19 का जो चुनाव हुआ, मतलब इलेक्शन वोटिंग हुई है 19 को, उस वोटिंग के बाद जो है नरेंद्र मोदी जी नागपुर गए हैं और वहां से जो है उन्होंने जो है अनुनय विनय किया RSS से। इसके बाद जो है RSS ने जो ट्रम्प कार्ड जो है कि ऐसे नहीं जीत पाओगे तुम जो है हिंदू मुस्लिम करो, आप जो है मंगलसूत्र की बात करें, आप ये जो है जो सिस्टम है जिस हिसाब से एक जो है एकला, चलो एकला मतलब कि जो है नरेंद्र मोदी सुपर हीरो के तरह जो है पेश किए जा रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी, उसके वजह से जो है इनका जो वोटिंग परसेंटेज रहा, जिस हिसाब से जो है ये 19 की वोटिंग हुई है, वो जाके वहां पे जो है RSS से अनुनय किए और उन्होंने जो है ये सजेशन दिया कि जो है आप ऐसे करिए। रही बात, एक चीज और मैं बताऊं कि जो है लोग निकल क्यों नहीं रहे हैं। लोग इसलिए नहीं निकल रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। उनको मालूम है कि अगर हम बटन दबाएंगे, आजिज आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, हकीकत है। लोग जान गए हैं, एक एक बच्चा जान गया है कि महंगाई क्या है, शिक्षा में क्या है, किसानों के लिए क्या है, महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ है, आपके स्कूलों में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ। लेकिन दिलीप जी, एक पक्षीय नहीं रखा जा सकता। उज्ज्वला योजना की भी बात कर लेते हैं, मैं बात कर रहा हूं, मैं उज्ज्वला योजना पर प्रधानमंत्री आवास की बात कर ले, एकदम आऊंगा मैं। सौर ऊर्जा को लेकर के जो बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, मणिपुर के अलावा जो है लद्दाख की भी बात जो है वहां पे देखें जो है क्या स्थिति है। उज्ज्वला योजना की बात है, उज्ज्वला योजना एक बार जो है आपने सिलेंडर दे दिया, आज जो है 2014 से आप दे रहे हैं, 10 साल हो गए, सिर्फ जो है कनेक्शन मिला है। गैस की कीमत उन 10 सालों में 400 से जो है 1100 हो गई, आप 3 गुना बढ़ गए। वो भराने की औकात नहीं है उन किसानों की, उन गरीबों की, उन दलितों की, मजदूरों की। ठीक है, इस वजह से जो है वो इनका सिस्टम फेल हो गया। प्रखर जी आवाज आ रही है? दूसरी चीज, एक चीज और मैं बताऊं, अब मैं आ जाता हूं आयुष्मान योजना में। बहुत अच्छा योजना था, बहुत अच्छी योजना थी। उस योजना के तहत गरीबों में जो है अपने इलाज का जो है काम हो रहा था। जब वो एडमिट, एक चीज और क्लियर कर, जब वो एडमिट होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, तभी के लिए वो योजना है। मतलब आप जो है आप हॉस्पिटल से जो है घर से बाहर जाएंगे, दवाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन उसमें कौन सी कंपनियों के पैसे लगे हैं, उनके मालिक कौन हैं, उनके जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो सारे के सारे जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो है पैसा देते हैं। आप वो भी फेल हो गए, बहुत बड़ा घोटाला है। आप देखिएगा, जिस दिन जो है आगाज हुआ था आयुष्मान भारत का, मैंने उसी दिन कहा था कि जो है ये स्कैंडल बहुत बड़ा निकलेगा। अरे वो तो निकलेगा, वो तो हर एक सरकार में भाई NRHM की बात करेंगे, तमाम घोटालों की। चलिए प्रखर जी, अब एक चीज और, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आपके पास आते हैं। मुझे आ रही है, आवाज आ रही है। भाई दूसरे चरण में जो मुद्दे चले हैं मंच से, चाहे वो तमाम जिन्ना और सचिन जी जो आपके सहयोगी हैं कांग्रेस, इनके घोषणा पत्र को लूट की योजना का योजना,
वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुसलमान करना, ये तमाम चीज़ें ऐसी रहीं। क्या इसका असर दूसरे चरण के मतदान में नजर आ रहा है? जिंदगी एक इम्तिहान है, इम्तिहान का डर नहीं। हम्म, हम अंधेरों से गुजर कर रोशनी कहलाएंगे। संजय जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, हाँ। और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को मेरा नमस्कार जी। देखिए संजय जी, ये बात तो बिल्कुल सच है। जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो सुर हैं वो डगमगाए हैं, उनके मुंह से भरी जनता के बीच में जो विष निकलना शुरू हो चुका है, वो ये एहसास दिखा रहा है उनकी हताशा और निराशा कि किस तरीके से पहले चरण के चुनाव के बाद से उनको अपने कुर्सी की जो जमीन है वो खिसकती हुई दिख रही है। साफ साफ प्रकाश जी, जाहिर है। खिसकती हुई नजर आ रही है या ये रणनीति का एक हिस्सा है जो दिलीप जी बता रहे थे? ये भी समझना होगा। असल में बात क्या आज मैं सुन रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल गए, उन्होंने कहा कि या तो मैं पिछले जन्म में पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ था या आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में पैदा होऊंगा। तो वो लोगों के दिल जितना तो जानते हैं भाई मन से। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ संजय जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो एक बहुत बड़े बहरूपी है। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, वो कभी बाबा बन जाते हैं, कभी वो संत बन जाते हैं, कभी वो बौद्ध बन जाते हैं, कभी वो सिख बन जाते हैं। तो उनके बारे में अगर किताब लिखी जाएगी तो मुझे लगता है कि ऐसे ही पन्ने कम पड़ जाएंगे कि उनके उनके जो रूप है वो बदलते रहते हैं दिन पर दिन। अब आप ये देखिए समय की विडंबना, जो कुछ समय पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शमी, जो एक उस समुदाय से आते हैं जिसके लिए वो कुछ समय पहले वो भर भर के मंच से खड़े होकर ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों को दे दिया जाएगा जो भाषा प्रयोग कर, कुछ समय पहले शमी के लिए तारीफ कर रहे थे। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, वो तो बातें आ गई हैं, हम लोग तमाम डिबेट में कर चुके हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन मुद्दों का क्या दूसरे चरण के मतदान पे कोई असर दिखेगा? देखिए, मैं आपको कुछ साफ बताना चाह रहा हूँ। आपको आपकी जनता और आपके दर्शक बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो बोल हैं वो बिगड़े हैं, उनकी हताशा और निराशा सबको जगत जाहिर हो चुकी है। जिस तरीके से अपने बोल उन्होंने बिगाड़ दिए हैं। तो ये दूसरे चरण का चुनाव है, इनको मालूम भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि देखिए ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये संविधान को तो मानते नहीं है, ये दलित विरोधी पार्टी है, ये राष्ट्र विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आज आपको मैं संजय जी बात बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा किस तरीके से अभी दिल्ली के अंदर, अगर आपको खबर ये मिली होगी, किस तरीके से दिल्ली के अंदर एक दलित बेटे को मेयर के सीट पर बैठने नहीं दे रहे, चुनाव खारिज वहां का करवा दिया। देखिए, ये हम और आपके दर्शक बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है, कि लगातार भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी रही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से नफरत करने वाली पार्टी रहती है। ठीक है, ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से, ठीक है, आरोपों का जवाब, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। देखिए, देश का ये हम लोगों को मालूम है ये आखिरी चुनाव है। 2024 के बाद नरेंद्र मोदी जी संविधान को खत्म कर देंगे, चुनाव को खत्म कर देंगे, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। फिर आप संजय जी मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे। प्रखर जी जनता जनार्दन होती है, इस तरह के दावों को हमने हर चुनाव में देखा है। शिव जी भाई, आरोपों का जवाब दे दीजिए। जो कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी या सचिन जी जो कांग्रेस के हैं, उनकी ओर से जो आरोप लग रहे हैं, क्या आपने भाई मुद्दों को भटकाने की कोशिश की, असल मुद्दों से अलग होकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? और दूसरे चरण में, दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि दूसरे चरण में जो पीडीए का फार्मूला है, चूँकि ये निर्धारित करेगी इस क्षेत्र में कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसको लेकर के कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने है? क्योंकि आप तो 7 सीटों पर काबिज हैं, एक पर बीएसपी जीती थी पिछले चुनाव में। इस बार क्या कुछ उम्मीदें नज़र आ रही हैं? पीडीए से क्या चुनौती मिल रही है जो अखिलेश यादव का नारा है? और दूसरा, जो बहन मायावती जी जो अपने प्रत्याशियों को उतारी हैं जो मुस्लिम दलित वोट कार्ड के तहत, इन दोनों से कितनी चुनौती है आपको? क्या है ना, ये पीडीए जो लेकर आए हैं, ये जब सरकार में थे, सत्ता में रहे, तब इन्होंने मलाई चटाने का काम किसको किया? पिछड़ों में भी एक वर्ग को। दलितों की स्थिति तब क्या थी? ये डॉक्टर अंबेडकर जी के विषय में जो बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मूर्तियों को अंग भंग करने का काम इन्होंने किया।
कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, और इन्होंने जाके वहां पर संगठित रूप से वहां की पट्टिका उतार के उसको पैरों से रोंदने का काम किया। आप बाबा साहब अंबेडकर जी के सम्मान की बात करते हैं। दूसरी बात, इनके पास जब कोई मुद्दा बचा नहीं तो आप संविधान खतरे में है, चुनाव आगे चल के चुनाव नहीं होंगे, चुनाव भी चले जाएंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ही जीती है 2 बार, तो चुनाव क्यों खत्म करेगी? संविधान में संशोधन क्यों, संविधान खत्म क्यों करेगी? तो इस तरह का डर दिखाकर एससी आरक्षण को भी आप कहते हैं कि खत्म कर देगी, तो आप ये किस दावे के साथ कहते हैं कि इसको खत्म कर देगी? ये डर दिखा के आप जनता में पोलराइजेशन का काम करते हैं। आप सोचते हैं इन बातों से ध्रुवीकरण हो जाएगा, तो इन बातों से ध्रुवीकरण होने वाला नहीं है, जनता सब जानती है। और जहां तक सेकंड चरण के चुनाव की बात है, हमारे पास अमरोहा सीट नहीं थी, इस बार हम 8 की 8 सीटें दोबारा से जीतने वाले हैं। ये चाहे जितने आरोप लगा लें, क्योंकि ये खुद आप जमीन पर जाएंगे, आप जनता से बात करेंगे तो वो बताएगी क्या है। आप उनके बीच में जाते नहीं, आप उनके बीच में कहीं है नहीं। भारतीय जनता पार्टी परस्पर उनके बीच में काम करती है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी योजना लेकर आई, शिवजी मथुरा से मैं लोगों के बयान सुन रहा था, मथुरा में लोगों का बयान सुन रहा था कि हेमा मालिनी जी 10 बार 5 साल में केवल शहर में आई, ग्रामीण अंचल में तो एक भी बार नहीं गई। आप लोग तो निश्चित तौर पर जाते हो, जो कार्यकर्ता होते हो, लेकिन हेमा मालिनी को लेकर थोड़ी नाराज़गी है मथुरा में, ये बात मैं कह सकता हूँ। दूसरा, जो गौतम बुद्ध नगर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे डॉक्टर महेश शर्मा के लिए ठाकुर बिरादरी में जो विद्रोह है, जिसको लेकर के शपथ लिया है लोगों ने, वहाँ पर बड़े बड़े पंचायत हुए थे, जो गुजरात में बयान दिया गया था, उसका भी थोड़ा खामियाजा दिख रहा है। तो ये चुनौतियाँ आप मानेंगे ना? देखिए, व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक सीट पे कुछ ना कुछ रहता है जी, और जहां भी डैमेज हुआ है वह कंट्रोल हुआ है, जहां पर भी डैमेज हुआ है जी, अब उसको बड़े विस्तार रूप से दिखाकर कि वहां पर एक वर्ग की खासी नाराजगी है। मैं मानता हूं कि सर्व समाज का, आप तो पीडीए की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं सर्व समाज का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और माननीय मोदी जी, निश्चित रूप से मानिए, माननीय मोदी जी फिर से जीतेंगे और 400 सीटों का जो आंकड़ा है वहां तक भी पहुंचेंगे। बिल्कुल, 4 जून को ये हम लोग देखेंगे, फिर चर्चा करेंगे। सचिन कुछ बोलना चाह रहे थे, जल्दी। देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने बड़ी बड़ी बातें की। मैं इनकी बात मानूं या इनके जो लोकसभा उम्मीदवार हैं, जो इनके प्रत्याशी हैं, उनके बयानों को मानूं? वो लगातार लल्लू सिंह जी कह रहे हैं कि आप हमें 400 सीट जिता करके दीजिए, हम लोग संविधान को बदल देंगे। अरुण गोविल जी का बयान आता है कि भैया आप हमें 400 सीटें दिलाइए, मोदी जी की गवर्नमेंट बनेगी, हम लोग संविधान में संशोधन कर देंगे। तो ये लोग बार बार इस चीज को क्यों कह रहे हैं? तो इसका मतलब है कि इन लोगों की मनसा पूर्णता स्पष्ट हो चुकी है। जो नागपुर में इन्होंने एक संविधान रूपी एक पुस्तक और किताब बनाई है, उसको ये लोग लागू करना चाहते हैं, जिसमें दलितों को आरक्षण नहीं होगा, ओबीसी को आरक्षण नहीं होगा, हमारे आदिवासियों को आरक्षण नहीं होगा, अल्पसंख्यक भाइयों को आरक्षण नहीं होगा, लेकिन जो आपके भी समाज तो में हमारे गरीब पत्र हैं में उनके लिए आरक्षण नहीं होगा। तो ये जो जितना आरक्षण है उसको खाने की प्रक्रिया इन लोगों ने अभी तक शुरू कर चुकी है। मैं सुनिए भारती जी, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। जिस तरह से आप जितनी हमारी संवैधानिक संस्थाएं थी सब अजीत जा रहे हैं, सचिन के बाद आपके पास आ रहे हैं, सब प्राइवेट कर दी। जब संस्थाएं प्राइवेट हो जाएंगी उसमें आरक्षण का प्रावधान खत्म हो जाएगा। अरे भाई, तो आपके भी घोषणा पत्र, सचिन, मनसा स्पष्ट हो चुकी है संविधान को खत्म करने के लिए, लेकिन आपके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी और सब लोग आपकी सरकार को सचिन, एक सवाल और ले लो। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की बात की जाए या फिर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, वो भी तो आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आप सरिया कानून लागू करके देश में तालिबानी शासन लाना चाहते हो। आप विरासत टैक्स के जरिए लोगों की, जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, उसके संपत्ति का सर्वे करा करके अकिलियत को देना चाहते हो। वहीं से मंगलसूत्र तक बिकने और बिकाने की बात आई, तो इस पे भी जवाब तो चाहिए ना भाई। आरोप तो आपके ऊपर है। संजय जी, मैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। आप बीजेपी को कह रहे हो संविधान संशोधन, तो आपकी मंशा पर भी तो सवाल खड़े मैं वही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं। प्रधानमंत्री जी की मुझे डिग्री का सवाल करूँ या ना करूँ, वो तो अब चुनाव में जनता बताएगी। हमारा जो न्याय पत्र आया है, वो न्याय पत्र का एक एक शब्द आप पढ़ के देखिए, कहीं पर इन लोगों ने जो पोलराइजेशन करने की बात की है वो कहीं नहीं लिखा है। ये सिर्फ और सिर्फ पहले चरण के
वोटिंग परसेंटेज से ये लोग घबरा गए, इसलिए ये लोग ध्रुवीकरण करने के लिए इन लोगों ने बयानबाजी स्टार्ट कर दी। हमारे साथी दिलीप जी ने जो बात की है बिल्कुल स्पष्ट है कि आरएसएस ने एक रणनीति के थ्रू इन लोगों को बताया है कि अब वोट जो है इंडिया अलायंस को जा रहा है कि भैया आपको हिंदू मुसलमान कराना पड़ेगा, नहीं कराओगे तो जीतोगे नहीं। लेकिन अब जनता समझदार हो गई है कि कम से कम जो पढ़े लिखे सांसद बनेंगे तभी इस देश का भला होगा, और पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना अति आवश्यक है देश में। अजीत जी, यही पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होना आवश्यक है। सचिन, आपकी बात आ गई। अजीत जी, जी बोलिए। अभी भाजपा के साथी कह रहे थे कि कन्नौज में हमने अंबेडकर की पट्टिका को बदल दिया। अभी लखनऊ में इकाना स्टेडियम अखिलेश यादव जी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनवाया। जब उत्तर प्रदेश में जो है खेल बंद हो गए थे, कानपुर में स्टेडियम था, वहां पर क्रिकेट होना, तमाम खेल बंद हो गए थे, तब अखिलेश जी ने अपनी सरकार में कम समय में इकाना स्टेडियम बताया, तो उसका भी नाम बदलने का इन लोगों ने काम किया। नाम बदलने में तो ये लोग माहिर हैं। प्रयागराज इन्होंने इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज रखा, तो इन नाम बदलनों में भी ये हिंदू मुसलमान नाम नहीं बदला, पट्टिका के साथ जो बदतमीजी की गई मैं उसकी बात कर रहा हूँ। विधानसभा भवन के सामने, मैं नहीं बोला था, सुन लीजिए, मिर्ची न लगे। विधानसभा भवन के सामने इन लोगों ने जी अपना बनवा के लगाए, कोई रोका नहीं। सर अजीत जी की बात सुन लें। तमाम जिलों में जो चिकित्सालय हैं और उसका रंग रोगन करके ये लोग नाम बदलने का काम कर रहे हैं। ये लोग पुरानी बोतल पे ऊपर से नया रैपर लगाने। नहीं, चलिए, आप लोगों ने भी महल का नाम बदलने। अजीत जी, आप लोगों ने भी किसानों को खुश करने के लिए अमौसी का नाम बदल के चौधरी चरण सिंह कर दिया था। ये अलग बात है। बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ नहीं है। सचिन जी भी गवाही देंगे इस बात की कि सबसे ज्यादा नाम बदलने की प्रक्रिया मायावती जी ने ही शुरू की थी, और भारतीय जनता पार्टी तो अब कर ही रही है। बहरहाल ये तो ठीक है। आखिरी विश्लेषण दिलीप जी से। दिलीप जी, भाई आरोप प्रत्यारोप अपने जगह है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कौन बेहतर काम कर रहा है, कौन कैसा काम कर रहा है, लेकिन जनता को घर से निकलना चाहिए। और हमें लगता है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर के निश्चित तौर पर वोटिंग हो रही है, जो ट्रेंड हमारे रिपोर्टर्स हमें दे रहे हैं। उसमें ये मंगलसूत्र, ये राम रहीम, ये हनुमान चालीसा, ये सब मुद्दे चल नहीं रहे हैं भाई। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहतर भी है। जो घोषणा पत्र है, जो स्थानीय लोगों को उम्मीदें हैं, उसको लेकर के वो मतदान करते नजर आ रहे हैं, जो बयान आ रहा है। जी, आपका विश्लेषण चाहेंगे। देखिए, एक बात बताएं संजय जी, जो देश की जनता है, इवन जो है जो छोटे छोटे 10-12 साल के बच्चे हैं, वो सब भी जान गए हैं कि देश में पिछले 2014 से क्या हो रहा है और 14 से पहले क्या हुआ था। 14 से पहले जो है जो हुआ था उसी का परिणति थी कि जो है भारतीय जनता पार्टी जो है 10 साल शासन में आया। हाँ भाई, जनता तो यही चाहती है ना कि जो उनके बदलाव उम्मीदों पर न काम वो खरी उतरे, उसको वो बदलते हैं। कांग्रेस को बदला, यूपीए गवर्नमेंट को जो है बदला, 10 साल वो शासन किए, 10 साल जो है इनका भी टर्न हो गया है। अब जो है जनता एकदम बदलाव में है। और एक चीज बहुत बड़ी समस्या ये है, जो 400 पार का नारा है, साथ में जो मतलब वोट जो है ईवीएम की बात होती है कि जो है बटन दबाओ, जो है पंजे पे तो जाता है, उस पे फूल पे, कमल पे फूल पे। नहीं भाई, ये तो सुप्रीम कोर्ट अब चूंकि मान चुका, अब हम इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं चाहेंगे। एक चीज बोलूंगा, है ना, तो जो जनता में जो है दिमाग में आ गया है कि जो है ऐसा हो रहा है, इस वजह से भी जो है लोग वोटिंग करने नहीं जा रहे हैं। नहीं, इस मामले में तो मैं जनता से अपील करूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बैलेट पेपर के जरिए अब कोई चुनाव नहीं होगा। ये जरूर है कि ईवीएम मशीन जो है वो कुछ दिनों तक सुरक्षित रखी जाएगी, जिससे अगर किसी को कोई डाउट होता है तो उसकी गणना वीवीपैट से मिलान हो सके। तो मैं जनता से अपील करूंगा कि अगर ये कंफ्यूजन है कि ईवीएम की वजह से आप घरों से नहीं निकल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप घरों से निकलिए, क्योंकि ऐसा होना अब संभव नहीं है। इस पर सबके सख्त निगाहें हैं, चाहे वो सियासी दल के नुमाइंदे हो या फिर चुनाव आयोग हो या फिर शासन प्रशासन हो, सब इस बात की पूरी निगरानी रख रहे हैं कि ईवीएम के जरिए कोई भी गड़बड़ी न होने पाए। फिलहाल वक्त हमें यहीं तक इजाज़त देता है। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज दिन भर प्राइम टीवी पर हम आपके लिए हर अपडेट लेकर आ रहे हैं द्वितीय चरण के इस सियासी रन का। तो आप लगातार प्राइम टीवी के साथ जुड़े रहिए। जाहिर सी बात है, मुद्दे तो तमाम हैं, मंगलसूत्र से लेकर हनुमान चालीसा तक, राम से लेकर रहीम तक,
हिंदुत्व से लेकर के सेकुलरिज्म तक, लेकिन इन मुद्दों पर मतदान जनता किसके पक्ष में करती है ये देखना दिलचस्प होगा। आगे भी हमारा महा कवरेज जारी है लोकसभा चुनाव के द्वितीय चरण का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।